अस्सलाम वालेकुम। अभी डिस्कस करेंगे कॉइल ट्यूबिंग फटीग के बारे में। सीटी फटीग को समझने के लिए हम इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं। ये डायग्राम कॉइल ट्यूबिंग सेटअप को शो कर रही है जब हम कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को वेल बोर के अंदर रन करते हैं या पुल करते हैं, या सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं जब हम कॉइल ट्यूबिंग से वेल के ऊपर रियल टाइम जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये सेटअप उस टाइम को शो कर रहा है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब भी हम कॉइल ट्यूबिंग को वेल के अंदर रन करते हैं या पुल करते हैं तो 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कॉइल ट्यूबिंग बेंड हो रही होती है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? रील के ऊपर, यानी कि रील के ऊपर कॉइल ट्यूबिंग स्पूल हुई होती है, तो जब हम उसको रन करते हैं तो उसने अनस्पूल होना होता है, तो कॉइल ट्यूबिंग जो कि बेंड हुई होती है वो स्ट्रेट होती है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट इस गूजनेक के ऊपर, और तीसरा पॉइंट जब इंजेक्टर के अंदर कॉइल ट्यूबिंग एंटर हो रही होती है तो दोबारा से वो बेंड हो रही होती है। इसी तरह जब कॉइल ट्यूबिंग को हम वेल से आउट पुल कर रहे होते हैं तो ये जो 3 पॉइंट्स जहाँ पर ड्यूरिंग रनिंग इन बेंड हुई है, उन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर ड्यूरिंग पुल आउट ऑफ होल कॉइल ट्यूबिंग बेंड होगी। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रनिंग एवरी टाइम 3 पॉइंट्स के ऊपर कॉइल ट्यूबिंग क्या हो रही होती है? बेंड हो रही होती है। और इसी तरह पुल आउट के दौरान भी हर पॉइंट 3 दफ़ा जो है वो बेंडिंग प्रोसेस से गुजरता है। तो ये है हमारे पास सीटी की फटीग की डेफिनेशन। लिखा हुआ है द वीकनिंग ऑफ ए मटेरियल सच एज कॉइल ट्यूबिंग ड्यू टू रिपीटेड बेंडिंग इज टर्म्ड एज फटीग, यानी कि किसी भी मटेरियल को जब हम रिपीटेडली बेंड या अनबेंड करते हैं तो उसकी वो मटेरियल वीक होना शुरू हो जाता है, तो इस वीकनेस को हम क्या कह देते हैं? फटीग। कह रहा है रिपीटेड बेंडिंग रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चरल डैमेज। जब हम किसी मटेरियल को रिपीटेडली बेंड या अनबेंड करते हैं तो होता क्या है कि वो मटेरियल लोकलाइज्ड तौर पर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, यानी कि जिस पॉइंट पे वो बेंड या अनबेंड हो रहा होता है वहाँ पर उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, और वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर डैमेज है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और इस तरह क्या होता है? दिस स्ट्रक्चरल डैमेज अल्टीमेटली लीड्स फेलियर ऑफ मटेरियल, और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चरल डैमेज है स्लोली मटेरियल के फेलियर का काज बन जाता है, और हमारा मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और इस दौरान हम कॉइल ट्यूबिंग की बात कर रहे हैं, तो जब कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग रिपीटेडली बेंड होगी तो एक पॉइंट आएगा जब वो डैमेज हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब बात करते हैं फटीग लाइफ के ऊपर। लिखा हुआ है एनी गिवन कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग हैव अ स्पेसिफिक यूजफुल लाइफ। ईच टाइम वी रन पुल अ सीटी स्ट्रिंग इन आउट ऑफ वेल बोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सीटी लाइफ इज कंज्यूम्ड। क्या मतलब ये कि जब भी हम कोई नई कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग को परचेज करते हैं, उसको सर्विस में जो है वो हम लेके आते हैं, यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट ऑफ द पॉइंट उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, यानी कि उससे हम एक ख़ास नंबर ऑफ रन्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। उन ख़ास नंबर ऑफ रन्स के बाद वो कॉइल ट्यूबिंग फर्दर यूज़ नहीं हो सकेगी, ठीक है। और जब भी हम कॉइल ट्यूबिंग को वेल के अंदर रन कर रहे होते हैं उसकी जो स्पेसिफिक लाइफ होती है वो लाइफ कंज्यूम हो जाती है, उसकी एक ख़ास अमाउंट ऑफ लाइफ जो है वो कंज्यूम हो जाती है। अल्टीमेटली देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन वी कैन नॉट यूज़ दैट सीटी स्ट्रिंग और इट विल रिजल्ट इन अ फेलियर। जब भी हम कॉइल ट्यूबिंग को रन करेंगे उसकी का कुछ पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। स्टार्ट में उसकी लाइफ 100% होगी, एक रन के बाद लेट से उसकी लाइफ 5% यूज़ हो गई है, दूसरे रन के बाद 10%, थर्ड रन के बाद 15%, इस तरह हर रन के बाद उसकी कुछ लाइफ कंज्यूम हो जाएगी, और अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा अगर हम उसके बाद उसको यूज़ करेंगे तो कॉइल ट्यूबिंग फेल हो जाएगी या हम उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। Thus to avoid any failure, a record of remaining life of CT string is maintained which is updated after each job। तो इस तरह फेलियर को से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग से कोई रन कर रहे होते हैं किसी भी वेल के ऊपर, उस रन के बाद हम उसकी लाइफ को अपडेट करते हैं कि इसकी लाइफ कितनी बाकी रह चुकी है, ताकि हम फेलियर से बच सकें। A number of software are available to monitor and track the useful life of CT string. CT string is retired and taken out of service after consumption of its useful life, which is normally 80%. तो ये जो बात की है ऊपर कि हर रन के बाद हम कॉइल ट्यूबिंग की लाइफ को अपडेट करते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके लिए क्या बेसिकली होता है? मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कॉइल ट्यूबिंग की लाइफ को मॉनिटर करने के लिए और अपडेट करने के लिए।
जब किसी कॉइल ट्यूबिंग की लाइफ ऑलमोस्ट 80% तक पहुंच जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं, यानी कि सर्विस से आउट कर देते हैं, उसको फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता। और ये जो मैं 80% कह रहा हूँ ये एक नॉर्मल नंबर है। डेफिनेटली हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी, अपना स्टैंडर्ड होगा, लेकिन जो नॉर्मली ऑयल इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड चल रहा होता है वो 80% का है। ये हमारे पास चार्ट है जो कि कॉइल ट्यूबिंग फटीग लाइफ को शो कर रहा है। तो ये देखें हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, यूज्ड लाइफ, और इस तरफ जो है वो कॉइल ट्यूबिंग की लेंथ है। ठीक है, हर पॉइंट यानी कि 0 से लेके ऑलमोस्ट ये 20,000 से ऊपर इसकी लेंथ है, 20,000 24,000 के करीब इसकी लेंथ है। तो हर पॉइंट के ऊपर कॉइल ट्यूबिंग लाइफ कितनी है वो ये बता रहा है। ये देखें 5,000 के ऊपर इसकी लाइफ तकरीबन 3-4% है, 10,000 के ऊपर जो 10,000 इसकी लंबाई है उसके ऊपर इसकी लाइफ ऑलमोस्ट 40% के करीब कंज्यूम हो चुकी है। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लाइफ यूज़ हुई है जो कि तकरीबन 44-45% है। इस तरह जब भी हम इस कॉइल ट्यूबिंग से कोई भी जॉब करेंगे उसके बाद हम इसकी लाइफ को अपडेट करेंगे तो ये लाइफ जो है वो बढ़ती जाएगी। जब ये लाइफ 80% के करीब पहुँच जाएगी तो हम इस कॉइल को सर्विस से आउट कर देंगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कॉइल ट्यूबिंग फटीग डिपेंड कर रही होती है। तो ये है हमारे पास वो फैक्टर जिनके ऊपर कॉइल ट्यूबिंग फटीग डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले साइज ऑफ रील एंड गूजनेक, नंबर 2 इंटरनल प्रेशर, यानी कि जब हम कॉइल ट्यूबिंग से जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना इंटरनल प्रेशर है, किस प्रेशर पे हम पंपिंग कर रहे हैं, वो फटीग पे असरअंदाज होगी। फिर आगे मटेरियल स्ट्रेंथ, कॉइल ट्यूबिंग वॉल थिकनेस, उसके ऊपर जो वेल्ड्स की टाइप्स है, किस टाइप के वेल्ड्स हैं, ठीक है, और लास्ट पॉइंट कोरोजन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कॉइल ट्यूबिंग फटीग डिपेंड कर रही होती है। इसमें हम दो जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट साइज ऑफ फ्रील एंड गूजनेक, कह रहा है ग्रेटर द साइज ऑफ फ्रील एंड गूजनेक लेसर विल बी द बेंडिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली लेस फटीग अकोमुलेशन इन सीटी स्ट्रिंग। जितना गूजनेक का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उतनी जो है वो बेंडिंग कम होगी। डेफिनेटली जितना जो है वो रील और गूजनेक का साइज बड़ा होगा उतना हमारी कॉइल कम बेंड होगी, और जितनी कॉइल कम बेंड होगी उतनी उसकी लाइफ जो है वो कम कंज्यूम होगी और उतनी उसके अंदर फटीग अकोमुलेशन कम होगी। लेकिन डेफिनेटली हम जो रील का साइज़ है एक ख़ास हद से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ी रील बना देंगे तो हम उसको मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट में जो है वो डिफ़िकल्टी होगी। इसी तरह जो गूजनेक है, गूजनेक का भी साइज़ हम एक ख़ास हद से नहीं बढ़ा सकते। नॉर्मली 72-92 जो है वो फुट उसका जो है वो क्या होता है, रेडियस होता है, 72 इंच। कह रहा था सेड फैक्टर अफेक्ट्स फटीग लाइफ सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, रील और गूजनेक का साइज, ये फटीग के ऊपर बहुत मेजर जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है। सेकंड पॉइंट है इंटरनल प्रेशर, कह रहे हैं हायर द इंटरनल प्रेशर हायर विल बी द फटीग अकोमुलेशन इन सीटी स्ट्रिंग। जितना हम हाई प्रेशर पे जो है वो पंप कर रहे होंगे फ्लूइड कॉइल ट्यूबिंग के थ्रू, उतनी ही उसके अंदर फटीग ज़्यादा अकोमुलेट होगी। दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट सीटी फटीग इंट्रोडक्शन. So I am very much hopeful that you got understanding regarding what we have discussed. So thank you very much for watching. If you have any question, you can ask me in the comment section. See you in the next video.